कभी कभी दूसरे कुछ प्रोफेसर्स हैं जो सडनली लेक्चर शिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई पिछले हफ्ते में मेरे लेक्चर्स थोड़े से जिगजैग हुए, शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब दूसरे किसी प्रोफेसर ने वो लेक्चर शिफ्ट करवाया, इसलिए मेरा टाइम स्लॉट शिफ्ट हुआ, सो आई कुडंट टेक ओवर लेक्चर, सो बिट जिगजैग लेक्चर उसी कारण से चले हुए हैं। लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है ना आप लोग कि थोड़ा सा, ऑलरेडी हमारा ये चैप्टर सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका था, 95% हो चुका था, उसमें से 2 ही टॉपिक बाकी थे हमारे इस चैप्टर के अंदर के सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर के। एक टॉपिक था वैन टू फैक्टर और दूसरा है दैट यू कैन से रिलेशन बिटवीन वैन टू फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस दोनों टॉपिक बचे थे, बाकी सब कुछ तो हो चुका था, है ना। बस फिर भी गैप होने के कारण मैंने लास्ट वीक में इस चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैंने उसके अंदर रिवाइज की है। वी हैव सीन व्हाट इज द, मतलब सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को 2 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं। पहले सेक्शन में आता है सॉल्यूशन, उसके डेफिनेशंस, उसके टाइप्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स आ जाते हैं, पहले हाफ में आ जाते हैं। व्हेन वी मूव टू सेकंड हाफ, तो सेकंड हाफ के अंदर हमने ये डिस्कस किया उसके अंदर, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हाट वी डिस्कस। नंबर 1 इज lowering of vapor pressure, number 2 is elevation in boiling point, number 3 is depression in freezing point, and number 4 is osmotic pressure. ऑलरेडी सारे हमने डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट सारे रिवाइज भी किए हैं, बस एक उसके अंदर का हमारा बाकी है जो ऑस्मोटिक प्रेशर, जो रिवाइज करना बाकी है। आज के लेक्चर में वो रिवाइज करके लास्ट के दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों टॉपिक जो बचे हुए हमारा, वैन टू फैक्टर और रिलेशन बिटवीन वैन टू फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 2 टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। मतलब आज के लेक्चर में उस हिसाब से हम चैप्टर क्लोज करेंगे थ्योरेटिकली, बट कल के लेक्चर में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो, फॉर्मूला के साथ प्रिपेयर्ड बैठे। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ। सो अभी जितने सारे तुम लॉगिन हो और उसके साथ तुम्हारे जितने दोस्त हैं उनको भी बता दीजिएगा कि कल न्यूमेरिकल्स होंगे और न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला हैज टू बी लर्न फ्रॉम योर साइड, है ना। तो फॉर्मूले सारे लर्न चाहिए, देखिए न्यूमेरिकल करने तो फॉर्मूला आपकी तरफ से लर्न चाहिए। तो कल के लेक्चर में हम करेंगे, आज के लेक्चर में हम उस टॉपिक के लिए चलते हैं। ओके, चलते हैं। लास्ट का टॉपिक रिवीजन का जो बचा है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वन सेकंड, आई विल डिस्कस ऑस्मोटिक प्रेशर। Okay, so this is the 4th qualitative property. Osmotic pressure is the 4th qualitative property what we discuss here. Or we have seen what is the solution. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more non-reacting chemical substances whose composition may vary within certain limit is called as a solution. So that is what we have seen, definition for the solution. Depending upon different criteria, solution can be classified into different categories. Before that, we have also seen solution always comprises of solute and solvent. So which is solute and which is solvent, that is also what we have seen. The substance comparatively taken in larger amount must be called as a solvent, and the substance taken in comparatively smaller amount must be called as a solute. So when we take a sugar solution, sugar taken in a small amount, that's why it's called as a solution. Water is called as a solvent. So this is what we have seen, and depending upon different criteria, we can have here binary solution, ternary solution, quaternary solution, depend upon how many components are present in the solution. दूसरा depending upon the particle size, we have true solution, colloidal solution, suspension. Then depending upon solvent used, we have solid solution, liquid solution, gaseous solution. So also we have seen the factors affecting the solubility of solute into liquid solvent are given solvent. So effect of temperature and pressure. That is also what we have seen. Also we have seen the ways to express the concentration of solution. That is percentage by weight, then percentage by volume, then mole fractions, molarity, molality, normality, formality, ppm. ये काफी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। दो दीज आर नॉट लिस्टेड इन योर 12th स्टैंडर्ड बुक। 12th स्टैंडर्ड बुक के अंदर ये सारे लिस्टेड नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट योर सिलेबस इज बीन चेंज्ड एंड लास्ट ईयर सो दीस फॉर्मूलाज आर शिफ्टेड टू 11th स्टैंडर्ड बुक और 11th स्टैंडर्ड के अंदर वो फॉर्मूले आपको मिलेंगे सब बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। सो जिनका वो है वहां पे वो देख ले, जिनके पास 11th की बुक है वो 11th में से उस फॉर्मूला को देख ले। मैंने यहाँ पे रिवाइज किया क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वो सारे फॉर्मूले जरूरी है। That is percentage by weight, percentage by volume, molarity, mole fractions, molarity, normality, वगैरह वगैरह। उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर हमने शुरू किया जिसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो सबसे पहला डेफिनेशन आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which doesn't depend upon the nature of solute because every solution has solute and solvent, but these are the property which depends upon number of solute particles and these properties are called as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वैसे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला है दैट इज यू कैन से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले 3 हमने डिस्कस कर चुके हैं।
अभी हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस करने से पहले हमें दो चीजें देखनी पड़ती है, एक है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दूसरा दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ये दो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने चाहिए, जरूरी है। तो सबसे पहला था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तुम में से जिनका बायोलॉजी है वो अच्छी तरह जानते हैं व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। So this is the membrane. This is the membrane which allows solvent molecule to pass through it, but not the solid particles. Not the solid particles, and that is nothing but the semi-permeable membrane. Say for example, our skin. हमारा स्किन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। स्किन में से हम जानते हैं स्वेटिंग वगैरह हो जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह बाहर आ सकते हैं, लेकिन ब्लड बाहर नहीं आ सकता, या बाकी जो हमारे कंपोनेंट बॉडी के अंदर वो नहीं आता है। सो इट इज एक्टिंग एज इट्स लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या फिर प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम जो सेल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट और वाटर रूट टू लीव्स और लीव टू रूट पास करते हैं, वो जाइलम फ्लोएम भी एग्जांपल है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। सेल वॉल is also semi permeable membrane। हमने बायोलॉजी में जब सेल का डिस्कशन किया था तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इज आल्सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो सेल कुछ चीजें सेल वॉल के थ्रू अंदर लेता है और कुछ चीजें सेल वॉल के थ्रू बाहर फेंक देता है, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम लैब में फिल्टर पेपर यूज करते हैं, हम पार्चमेंट पेपर यूज करते हैं, दीज आर आल्सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे बायोलॉजिकल हो, मतलब नेचुरल हो। जैसे कि हमें मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं, देयर आर मेनी विसरल लेयर्स। हमारा ब्रेन भी एक सैक में होता है और उसके अंदर पी मैटर वगैरह होता है, आप जानते हो, बायोलॉजी के बच्चे जानते हैं। वहां पे भी कुछ चीजें वो मैटर के थ्रू, वो सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है। ये सारे बायोलॉजिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और फिल्टर पेपर, पार्चमेंट पेपर, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये सारे आर्टिफिशियल है। इवन रेजेंट्स यूज करते हैं हमारे घर में, वाटर प्यूरिफायर होता है हमारे घर के अंदर, हर वाटर प्यूरिफायर के अंदर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज किए जाते हैं, जो वाटर को अलाउड करते हैं लेकिन उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है उसको अलाउड नहीं करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अ मेम्ब्रेन which allows solvent molecule to pass through it but not the solid particles, that is called as semi permeable membrane। अगर हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है तो वाटर को वो मेम्ब्रेन जाने देगा, लेकिन शुगर के पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा, that is nothing but you can say semi permeable membrane, that is what we are saying। these are of natural and artificial type। नेचुरल के अंदर प्लांट्स, एनिमल से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, और आर्टिफिशियल के अंदर पार्चमेंट पेपर, फिल्टर पेपर, रेक्जिन्स, आर्टिफिशियल रेक्जिन्स, ये इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा फिनोमेना दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है देखिए, जैसा हमने देखा कि उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, व्हाट इज दिस ऑस्मोसिस, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा, दैट इज एबनॉट एक्सपेरिमेंट देखा हमने, एबनॉट का एक्सपेरिमेंट हमने उसके अंदर देखा था। तो वो क्या है एबनॉट का एक्सपेरिमेंट, एबनॉट ने क्या किया था, एक थिसल फनेल लिया उसने, थिसल फनेल लिया, ये थिसल फनेल, और इसके माउथ के ऊपर यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसने अटैच कर दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और दिस इज फिल्ड विद अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ फिल किया, दिस इज ओरिजिनल लेवल ये, और दिस इज केप्ट इनटू अनदर कंटेनर व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ वाटर, दिस इज वाटर। तो देखिए दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन एंड दिस इज नथिंग बट द वाटर, ये ऐसा लाइक दिस। और ये जो है दिस इज कैलिब्रेटेड, ये जो फनेल है, दिस फनेल इज बीन कैलिब्रेटेड, मतलब इसके अंदर वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, लाइक दिस वन, 1 2 3 4 व्हाटएवर दैट। तो इस तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे मेजर किया जा सकता है, जो भी है 10 ml, 50 ml, 15 ml, व्हाटएवर दैट वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड। सो एबनॉल्ट नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि दिस इज अ थिसल फनेल व्हिच इज फिल्ड विद अ sugar solution and its mouth is fitted with a semi permeable membrane, मतलब it's mounted, semi permeable membrane उसके ऊपर माउंट किया, and then this assembly is kept into another container having water, and this is clamped with a stand से clamp किया गया, ठीक है, मैंने दिखाया नहीं stand से clamp किया, and he observed for some time, this was the original level of the solution। after some time he found that this water entered into this one and this level has gone up, this level has gone up, this level has gone up to this, suppose this is the final level, ये लेवल पे आ गया, so this is the increase, ये जो है ये इंक्रीज दिखता है आपको, इतना इंक्रीज है, ओरिजिनल लेवल कितना था तो यहाँ तक था, कुछ समय के बाद लेवल कितना हुआ तो यहाँ तक हुआ, मतलब दिस हैज बीन इंक्रीज इनटू द साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ दिस सॉरी वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, इतना आपको इसके अंदर मिल जाता है। सो ये कैसे हुआ, why it is happened and what is it is actually, this has been this question has been asked by Ebnot and he found that this is nothing but the osmosis, this is nothing but the osmosis, this is solution and this is the solvent। मानो ये अगर शुगर सॉल्यूशन है तो इसके अंदर वाटर एंड शुगर है और इस कंटेनर के अंदर सिर्फ वाटर है, तो वाटर इज अ सॉल्वेंट,
तो यहाँ का वाटर इसके अंदर चला गया, यहाँ का वाटर इस तरफ नहीं आया, यहाँ का वाटर इसके अंदर चला गया, लेकिन इधर का वाटर यहाँ पर नहीं आया। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, मतलब दिस इज द फिनोमेना इन व्हिच solvent particles or solvent molecules moves from solvent to solution side or from lower concentration to higher concentration side. यहाँ पे तो सिंपली हमने सॉल्यूशन और वाटर लिया है, सॉल्यूशन और वाटर लिया है, तो वाटर सीधा सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी करते हैं हम लोग कि यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अगर उल्टा होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इधर का वाटर इधर भी आ सकता था, आता है, मतलब इट हैपेंस। सो दैट्स व्हाई दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यूनिडायरेक्शनल, यहाँ से इधर तक, इधर का यहाँ पे नहीं आएगा, दो दिस हैज द वाटर, दिस कंटेनर हैज द वाटर, बट यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं आएंगे, यहाँ के आ जाएंगे। द रीजन बिहाइंड दैट, this is concentration, so concentrated solution, and this is solvent. So the phenomena in which solvent molecule moves from solvent to solution or from lower concentration to higher concentration through semi-permeable membrane, this phenomena is nothing but the osmosis. So this is the osmosis. ये natural phenomena. उसका दूसरा बेस्ट एग्जांपल, हम अगर समुद्र के पानी में जाते हैं, तो में से कुछ लोग गए होंगे समुद्र के पानी में, खेले होंगे। समुद्र के पानी में जब हम खेलते हैं, 1-1.5 घंटा हम पानी में खेलते हैं और पानी के बाहर आते हैं, तो you feel dehydrated. The reason behind that, हम पानी में खेलते हैं, हमारे बॉडी का पानी लूज होता है, मतलब we lost the water, our body loses the water into the sea. समुद्र के अंदर पानी लूज करते हैं। इसके पीछे रीजन ये है, समुद्र के पानी के अंदर काफी सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं, और जिसके कारण समुद्र का पानी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है देन आवर बॉडी फ्लूइड्स। हमारे बॉडी में जितने फ्लूइड्स है, उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन समुद्र के पानी के अंदर का है। इसलिए तो हम जानते हैं कि सॉल्टी वाटर है, बिकॉज़ उसके अंदर काफी सारे सॉल्ट्स है और काफी सारे मिनरल्स भी होते हैं। एंड इसीलिए उस पानी में अगर हम खेलेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर के फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, समुद्र के पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हमारे बॉडी का वाटर समुद्र में चला जाता है। दैट्स व्हाई वी फील डिहाइड्रेटेड। अगर आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्यूचर में कीजिएगा। लेकिन दिस इज द फिनोमेना व्हिच इज यू कैन से हियर ऑस्मोसिस प्रोसेस। वही आप लोग किसी अगर नॉर्मल पानी में अगर खेलते हो, तो वहां पे आपको डिहाइड्रेटेड फील नहीं होगा। जैसे कि आप कहीं वेल में या कहीं थोड़ा सा लेक में अगर जाते हो, तो वहां पे डिहाइड्रेटेड नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि बाहर के पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, हमारे बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी उल्टा अंदर आएगा। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये दो फिनोमेना है, दैट इज ऑस्मोसिस। उसके साथ हमें चलना है ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, हमें चलना है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। यहाँ पे यहाँ का सॉल्वेंट यहाँ पर चला गया, लेकिन यहाँ का सॉल्वेंट इधर नहीं आया। उसके पीछे रीजन क्या है? हाउ और व्हाई दिस ऑस्मोसिस हैपेंस? This question has to be find out, and scientists try to find out these questions, and we comes to know that इधर का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे नहीं चला जाता। रीजन क्या है उसके पीछे का? They comes to know that this is the semi-permeable membrane, or this is the solution. This solution has solid particles. Solution has solid particles. These solid particles strikes on the wall of container. These solid particles strikes on the wall of container. ये जो solid particle है, ये यहाँ पे टक्कर देते हैं, यहाँ पे टक्कर देते हैं, इधर भी टक्कर देते हैं। ऐसे कई सारे solid particle at time टक्कर देंगे semi-permeable membrane के ऊपर। देखिए, many particles, solid particles strikes on the semi-permeable membrane at a time. ऐसा स्ट्राइक होते हैं, टक्कर देते हैं, कोलिजन होते हैं, और जैसा वो उसके ऊपर कोलाइड होंगे, वो उसके ऊपर प्रेशर आएगा, बिकॉज मेनी पार्टिकल्स स्ट्राइक एट अ टाइम। दैट्स व्हाई हम जानते हैं गैस प्रेशर इसी तरीके से एक्सर्ट करता है। हमारे घर के अंदर सिलेंडर होता है, gaseous particles are always in continuous motion. That's why they strike on the wall of container, they collide with the wall of container, and collision creates the pressure. उस कारण प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये वही है। तो पार्टिकल यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक होते हैं, and that's why they create the pressure. तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नीचे प्रेशर देता है। वाटर also try to exert the same pressure, लेकिन उसके पार्टिकल छोटे होने के कारण उसके अंदर एंटर करते हैं। And this pressure created by these particles is nothing but the osmotic pressure. This is nothing but the osmotic pressure. और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को साइंटिफिकली कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो उसके लिए एक दूसरा छोटा एक्सपेरिमेंट किया गया है। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया गया है। दिस इज द यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लिया गया है। यहाँ पे दूसरा एक ट्यूब लगाया गया है, ट्यूब विद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके, और यहाँ पे कैपिलरीज लगाए गए और यहाँ पे बैरोमीटर कनेक्ट करके इसके अंदर सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्वेंट है। इनर ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट है, आउटर ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है। तो होता क्या है, यहाँ पे मानो कैपिलरी लेवल है, ओरिजिनल लेवल है। होता क्या है कि ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो ये मॉलिक्यूल इधर चले जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर चले जाएंगे, तो इसका लेवल कम आएगा। यहाँ पे बैरोमीटर अटैच करके एक प्रेशर दिया जाता है, कांस्टेंट प्रेशर, जिसके चलते
जिसके चलते ना यहाँ के पार्टिकल इधर आ रहे हैं ना कि इधर के पार्टिकल इधर जाएंगे, कांस्टेंट मेंटेन किया जाएगा। एंड दिस प्रेशर इज नथिंग बट ऑस्मोटिक प्रेशर। वो हर सॉल्यूशन का डिफरेंट होगा। ऊपर से बैरोमीटर से हम कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर। सो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज नीडेड टू अप्लाई towards the solution side, which stops the flow of solvent molecule through semi-permeable membrane, is called as a osmotic pressure. Osmotic pressure is a hydrostatic pressure which is needed to apply towards solution side. Solution की side में apply किया जाता है। ये solution है, यहाँ पे apply किया गया, and because of which movement of solvent particle is stopped. मतलब it's simply impossible because of same pressure is exerted. जितना particle pressure देते हैं उतना pressure ऊपर से दिया गया। That's why it doesn't move. जैसे कि अभी देखिए, ये पेन है, पेन को मैंने दोनों हाथ में यहाँ पकड़ा है, राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है। मैं राइट हैंड से अगर प्रेशर ज्यादा देता हूं तो पेन इस तरफ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड का प्रेशर ज्यादा देता हूं तो इस तरफ चला जाएगा, फोर्स मतलब, और दोनों इक्वल होते तो इट विल हैव कांस्टेंट। उसी तरीके से यहाँ से जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हम लोग बैरोमीटर के थ्रू, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो इतना ही अप्लाई करेंगे जिसके कारण ये मूवमेंट होगा नहीं। ना इधर ज्यादा प्रेशर देते तो इधर के पार्टिकल यहाँ पे आ सकते हैं, प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ के पार्टिकल इधर आएंगे, और प्रेशर अगर कम होगा तो यहाँ के पार्टिकल इधर चले जाएंगे। will apply a constant pressure जिसके चलते ना यहाँ के पार्टिकल इधर आएंगे ना यहाँ के पार्टिकल इधर चले जाएंगे। That happens. And this phenomena is nothing but equal to osmotic pressure. The osmotic pressure is hydrostatic pressure which is needed to apply to solution side, which stops the flow of solvent molecule through semi-permeable membrane, is called as osmotic pressure. This is the phenomena of osmotic pressure. तो ये हम देख चुके हैं। That is, so we have here two fundamental concepts, that is you can say semi-permeable membrane, osmosis and osmotic pressure. Okay. Now इसके अंदर हमने ये भी देखा कि there are three types of solutions, isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution. तीन टाइप के solution होते हैं। और osmotic pressure is denoted by pi. Osmotic pressure pi से दिया जाता है, no doubt at all. और हमें अच्छी तरह जानते हैं that is, you can say this osmotic pressure, the solutions are of three types. There is hypertonic solution, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा दैट इज यू कैन से आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन। अभी अगर हम मानते हैं कि सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी ऐसा मानते हैं, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, हाइपोटोनिक कब करेंगे? जब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। Osmotic pressure of A is greater than osmotic pressure of B, then A is called as hypertonic, B is called as hypotonic. यहाँ पे हाइपोटोनिक हो सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, तो ए इज हाइपोटोनिक। ओके, पहले केस में ए का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, हम दो सॉल्यूशन कंपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो ए इज हाइपोटोनिक, बी इज हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, सॉल्यूशन इज हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक। इस केस में A is having less osmotic pressure, B is having higher osmotic pressure. So B is hypertonic and A is hypotonic. Hypo is lower, hyper is higher. और isotonic कब होगा? When osmotic pressure of A is equal to osmotic pressure of B, then these are called, you can say, isotonic solutions. So this is what we can say. So isotonic solutions are having same osmotic pressure. Osmotic pressure is a collinear property. Collinear property doesn't depend upon nature of substances. It depends upon number of solid particles. So अगर हम मानते हैं कि this is a sugar solution and this is the water solution, this is the salt solution. देखिए, sugar अलग है, salt अलग है। हम दोनों solution का अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों का osmotic pressure अगर सेम है तो these are called isotonic solutions. और osmotic pressure सेम होने के लिए उनके number of solid particles सेम चाहिए। बस sugar भी 1 मोलर है और salt भी 1 मोलर है। ओके, अभी sugar और salt का थोड़ा कंपैरिजन करना डिफिकल्ट बात है। The reason behind that वो आगे आएगा कि salt डिसोशिएट होता है, लेकिन अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया हुआ है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो उस केस में दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दीस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्लियर विद दिस? सो वी हैव दिस आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो इसे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे कहते हैं। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर एक साइंटिस्ट आता है, दैट इज वैन टूक नाम का साइंटिस्ट आता है, और वैन टूक क्या करता है कि गैसियस लॉ के साथ सॉल्यूशंस को कंपेयर करता है। गैसियस लॉज हम जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर हमने 11 में देखा था, जहां पे गैसियस लॉज देखे थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गेला-सैक्स लॉ हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से यहाँ पे अगर डिस्कस करते तो यहाँ पे एक बात देखिए आप लोग, इसके अंदर एक सॉल्यूशंस के अंदर सोल्यूट्स और सॉल्वेंट है।
solid particles are always in continuous motion. Solid particles are always in continuous motion. Solid particles behaves like gaseous particle. जिस तरीके से gaseous particles are always in continuous motion, उसी तरीके से solid particles always in continuous motion होते हैं, always in continuous motion होते हैं. और solid particles always in continuous motion होते हैं, so they should behave like a gas, and that's why Van 't Hoff scientists compared gaseous laws with solution laws and made the solution laws. तो Van 't Hoff Boyle's law, Van 't Hoff Charles law, Van 't Hoff Avogadro's law ऐसा आता है. तो Van 't Hoff Boyle's law क्या आता है कि osmotic pressure is inversely proportional to volume at a constant pressure and number of moles. Van 't Hoff Charles law क्या आता है? Osmotic pressure is directly proportional to temperature. ऐसा आ जाता है. Then osmotic pressure is directly proportional to number of moles. Avogadro's Van 't Hoff Avogadro's law. Van 't Hoff Charles law, Van 't Hoff Boyle's law ऐसा आता है. तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन है, और ये तीनों कंबाइन करते हैं तो तीनों में दिखता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NNT and inversely proportional to V. तो इसका मतलब ये आता है that you can say pi is equal to NT upon V. इसके बदले R आएगा तो pi is equal to NRT upon V. V इस तरफ लिखा आएगा तो pi V is equal to NRT. This is nothing but the ideal solution equation. This is nothing but the ideal solution equation which we have derived. So pi V is equal to NRT. जिसके अंदर pi stands for osmotic pressure, V stands for volume, N stands for number of moles, R for gas constant, and T for temperature. So once again, osmotic pressure is denoted by pi, V denotes volume, N denotes number of moles, R denotes gas constant, and T denotes temperature. So this is what means ideal gas equation हमारे सामने आ जाए. इसके अंदर कई सारे modifications होते हैं. इसके सारे n का मतलब क्या होता है? N is nothing but you can say W by N. So if it is N2, W2 upon M2. So ये यहाँ पे put करते हैं. So you can say pi V is equal to W2 upon M2 into RT. M इस तरफ लेके आएंगे तो M is equal to W2 RT upon pi V. ऐसा मिल जाता है. ये मिल जाता है. So this is also one of the equation जिससे हम निकाल सकते हैं. At the same time यहाँ पे देखते हैं इस इक्वेशन ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं. W2 upon M2 आता है. अगर हम लोग V इस तरफ कैरी करते हैं, सॉरी इसी के अंदर इस इक्वेशन के अंदर V इस तरफ कैरी करते हैं तो pi is equal to N upon V RT. N upon V is nothing but the concentration. That's why pi is equal to CRT. और आपके बुक के हिसाब से pi is equal to MRT ऐसा आ जाता है. So this is the equation. अभी दोनों का मतलब समझिएगा. pi is equal to CRT, pi is equal to MRT. बस फर्क है, कुछ बुक में आपको pi is equal to CRT मिलेगा, कुछ बुक में आपको pi is equal to MRT. C stands for concentration. It's very fundamental formula. Concentration का formula क्या होता है? N upon V. Number of moles upon volume is a concentration. हमने क्या है? तो हमने ways to express the concentration के अंदर molarity का एक formula डिस्कस किया हमने, molarity का. और उस molarity के अंदर हमने डिस्कस किया है that is N upon V, number of moles of solute upon volume of solution in dm³ is nothing but molarity. That's why this M stands for molarity. So M is very specific. Here concentration has to be expressed in molarity. Then we can use this formula. If it is not the general term, मतलब बोर्ड के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बोर्ड के अंदर आपको, क्योंकि आपके बुक के अंदर, स्टेट बोर्ड बुक के अंदर ये है. लेकिन आप जेईई नीट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको सीआरटी भी आएगा. Concentration can be expressed in different form. Concentration molarity में एक्सप्रेस किया जा सकता है. Concentration moles molality में एक्सप्रेस किया जा सकता है. Concentration normality में एक्सप्रेस किया जा सकता है. Concentration अलग-अलग फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है. So accordingly यहाँ पे चेंजेस आएंगे. समझ रहे हैं आप लोग? So that's why it happens over here. So all these are the modifications of this formula. Basic formula ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये आता है. Pi V is equal to NRT is a basic formula for osmotic pressure. इसके modifications अलग-अलग modifications हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं. This is nothing but the osmotic pressure. Clear? So this was the fourth colligative property which is here. That is osmotic pressure. Clear? Without इसके अंदर. So that is what we can say osmotic pressure. Now we have to turn towards next topic, that is nothing but you can say Van 't Hoff factor and degree of dissociation and Van 't Hoff factor. उसकी तरफ हमें turn up करना है. Clear with this? So let's move to that part. So second last topic is nothing but the Van 't Hoff factor.
वैन हूफ फैक्टर। ओके, जैसे मैंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिराइव करते समय वैन हूफ नाम के साइंटिस्ट का काफी सारा कंट्रीब्यूशन है, और उसी वैन हूफ का यहाँ पे हमें डिस्कस करना है व्हाट इज वैन हूफ फैक्टर करके आता है। अभी देखिए, हम जितने सारे सब्सटेंसेस की बात करते हैं नेचर में, हमारे पास तीन टाइप के सब्सटेंसेस है, मतलब व्हाटएवर द सब्सटेंसेस दिया वो तीन कैटेगरी में, दो कैटेगरी में मेनली क्लासिफाई किए जा सकते हैं, यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है। व्हाटएवर द सब्सटेंसेस वी हैव, दिस सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मैं पहले एग्जांपल देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं कि किसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, किसे कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यू मे बी नोइंग दैट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट्स, almost सारे salts, सारे acids and सारे bases, all these substances comes under the category of electrolytes. All acids, all salts, all bases comes under this category electrolytes. Non-electrolyte की बात करते हैं, sugar, alum, these are the substances which comes under the category of non-electrolyte. ठीक है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। Starch, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अभी क्या है? What is this electrolyte and what are the non-electrolyte? These are the substances. Electrolytes are the substances when they are put into the water, they produces ions, and their water solution can conduct electricity. These are the substances whose water solution can conduct electricity, and that's why they are called as electrolytes. जैसे कि हम salt को पानी में put करते हैं, say NaCl. If NaCl is put into the water, it dissociates to produce Na plus and plus Cl minus. Say acid, HCl. HCl dissociates to produce H plus plus Cl minus. ये आपको मिलता है। So इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं कि electrolytes are the substances whenever put into the water they produces ions, cations and anions, and these ions can conduct electric current. तो उस solution को अगर electric current दिया जाता है तो they have the capacity to conduct the electric current, and that's why electrolytes are the substances. Definition क्या आता है? Electrolytes are the substances whose water solution can conduct electricity. उनका water solution electricity कैसे conduct कर सकता है? तो ये जब पानी में put किए जाते हैं तो they produces ions, cations and anions produce करते हैं, और वो जब कैटायंस आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर सकते हैं। That's why these are called as electrolytes. All salts, all acids, all bases comes under this category, electrolytes. Whereas take an example of sugar. Sugar is C6H12O6. When this is put into water, C6H12O6. This is water and this is nothing but aqueous. Nothing more than this. This is solid, but this is aqueous. Aqueous, AQ. AQ represent the aqueous. Aqueous मतलब water solution. किसी भी substance का water solution is called as aqueous solution. याद रखिएगा, किसी भी substance का water solution is called as aqueous. Here bracket में aqueous लिखा है because ये solid है. HCl liquid form में हो सकता है, solid form में, gaseous form में हो सकता है. चलो हम लोग यहाँ पे HCl liquid form में लेते हैं. पानी में put करेंगे तो aqueous मिलेगा. ये NaCl solid form में लेता है, यहाँ पे aqueous मिलेगा. Sugar यहाँ पे हम solid form में लेते हैं और पानी में put करेंगे तो aqueous form में मिलेगा. But फर्क देखिएगा, when sugar is put into the water, sugar can dissolve into the water but never dissociate. There are two different terms, dissolve and dissociate. Sugar पानी में dissolve होता है लेकिन dissociate नहीं होता है. Salt पानी में dissolve भी होता है और dissociate भी होता है, दोनों होता है. So these are the substances which dissolves, not every, dissolves as well as dissociate, and this only dissolves. Do not dissociate. HCl की बात करते हैं, HCl पानी में dissociate होता है, dissolve नहीं होगा. Dissolve NaCl होगा. NaCl is the substance which dissolves into the water as well as dissociate into the water. Sugar is the substance which only dissolves, it do not dissociate. Disassociate. इसका मतलब है substances got separated as a cations and anions. Whenever substances get separated as cations and anions, that phenomenon is called as dissociation. Association break karna. Association break karna, that is as like H plus Cl minus or Na plus Cl minus. So these are the substances which dissociate. These are the substances which just dissolve. ये dissolve होंगे, molecular form में रहेंगे. तो इनका molecule पूरा के पूरा आपको water में मिलेगा. इनका molecule नहीं मिलेगा. उनके cations and anions मिलेंगे. This is the difference. तो दुनिया में दो टाइप के substances होते हैं. You can say some of the substances which dissolves into the aqueous solution. Some of the substances which dissolves as well as dissociate into the aqueous solution. So electrolytes and non-electrolytes. Now thing is that why we are discussing this topic. Van Troop is the scientist who discovered that कि अगर हम लोग 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी लेते हैं,
So this is container having 8 liter water. This is another container having 1 liter water. So दोनों कंटेनर है, इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर है और इसके अंदर भी 1 लीटर वाटर है. ठीक है, दोनों के अंदर 1 लीटर वाटर है. अभी हमने क्या किया, इसके अंदर एक 1 मोल ऑफ शुगर पुट कर दिया हमने. We have put 1 मोल ऑफ शुगर. और इसके अंदर भी क्या किया हमने, 1 मोल ऑफ सॉल्ट पुट कर दिया. NaCl का 1 मोल पुट कर दिया. NaCl का 1 मोल पुट कर दिया. फर्क क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा, याद रखिएगा. हमने इसका भी 1 मोल पुट किया, इसका भी 1 मोल पुट किया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा. द रीजन बिहाइंड दैट, दिस इज द सब्सटेंस व्हिच जस्ट डिसॉल्व्स एंड दैट्स व्हाई नो मोर पार्टिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड. 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं हमारे चित्र जानते हैं. 1 मोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल दैट इज 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स. दैट इज एवोगाड्रोस नंबर. आप जानते हो 1 मोल कंसिस्ट ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स. वो कितने होते हैं, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. उतने पार्टिकल्स आपको उसके अंदर मिलेंगे. इसके अंदर हमने 1 मोल ही पुट किया, so we should expect the particles 6.022 into 10⁻23, but due to dissociation we get more than that particles. NaCl का अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ NaCl का एग्जांपल देखिएगा, ये हटा देते हैं. ठीक है, जब NaCl का एग्जांपल लेते हैं, NaCl का हमने 1 मोल पुट किया, 1 मोल ऑफ NaCl, बट इसका 1 मोल मिला, उसका कुल मिला के हम लोग को 2 मोल्स मिल जाते हैं. 2 मोल्स मिल जाते हैं, क्योंकि colligative property doesn't depend upon nature of particles. पार्टिकल वहां पे H प्लस मिल रहा है, Cl माइनस मिल रहा है, या फिर ये शुगर का पार्टिकल है, उसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं ना. colligative property doesn't depend upon nature, that depends upon number of solid particles. solid particle कितने हैं, चाहे शुगर के हो चाहे सॉल्ट के हो, चाहे H प्लस के हो Cl माइनस के हो, वो मैटर नहीं करेगा. इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं, 6.022 into 10⁻23. इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं, 6.022 into 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमने भले ही एक ही पुट किया था, लेकिन ये डिसोसिएट होने के कारण 2 पार्टिकल मिले हैं. देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उनका डिसोसिएशन होता है. एसिडिक एसिड नाम के सब्सटेंस में एसोसिएशन होता है. एसिडिक एसिड देखिए, एसिडिक एसिड क्या है, CH3COH. इसके 2 पार्टिकल पानी में पुट करेंगे तो हमें मिलता है CH3COH ट्वाइस. अब देखिए फर्क है, यहाँ पे 2 आगे है और यहाँ पे 2 राइट साइड में. ये 2 इंडिकेट करता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, और ये 2 इंडिकेट करता है 2 मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो चुके हैं. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एसोसिएशन. तो ये जो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का एक खासियत ऐसा है कि दैट सब्सटेंस हैज द टेंडेंसी टू एसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन. सो NaCl हैज द टेंडेंसी टू डिसोसिएट, दिस सब्सटेंस हैज द टेंडेंसी टू एसोसिएट. दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं. सो देयर आर सम सब्सटेंसेस which has the tendency either to dissociate, either to associate, or these are the substances which neither dissociate nor associate, which are called as, you can say, non-electrolytes, and that makes a big difference. So इसके अंदर होगा क्या, हम भले 2 पार्टिकल पुट करेंगे पानी में, हमें एक ही मिलेगा, क्योंकि एसोसिएशन होगा तो हमें एक ही पार्टिकल मिलेगा प्रैक्टिकली. NaCl के केस में हम एक पार्टिकल पुट करेंगे तो हमें एक्चुअली वहां पे 2 पार्टिकल मिलेंगे, and that's why colligative property depends upon number of particles. Here number of particles decreases, here number of particles increases, or here in this case number of particles remain the same. That is the main important point which is being pointed out by Van Der, and that's why we got the Van Der factor I. Van Der factor is noted by I. I is equal to observed colligative property upon theoretical colligative property. So Van Der factor in case of sugar में हमें पार्टिकल कितना पुट किया था, देखिए शुगर में I पार्टिकल हमने पुट किया था 1, हमें मिलेगा कितना 1, तो Van Der factor I is equal to 1. NaCl के केस में हमने पार्टिकल पुट किया था 1, हमने पार्टिकल पुट किया था 1, हमें मिले 2, सो 2 मिले which is observed प्रैक्टिकल, और 1 हमने पुट किया था जो थ्योरेटिकल था. इसके केस में एसिडिक एसिड के केस में हमने पार्टिकल पुट किए थे 2, ओके, हमने 2 पार्टिकल पुट किए थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली वहां पे मिला 1. So this is the value. Van Der factor 1/2. Here Van Der factor 2/1, or here Van Der factor 1/1. So Van Der factor is this. What is theoretically? What is observed? So in case of electrolyte, या फिर ऐसे भी करें, electrolyte neither associate nor dissociate. तो Van Der factor ऐसा भी डिफाइन किया जा सकता है कि observed colligative property upon non-electrolyte colligative property. Non-electrolyte colligative property जितना है उतना मिलेगा. बट ये जो है ये खास करके इलेक्ट्रोलाइट के लिए आइदर एसोसिएट आइदर डिसोसिएट. सो दैट्स व्हाई Van Der factor I इज देयर. तो colligative प्रॉपर्टी जो हमने 4 colligative प्रॉपर्टी डिस्कस किया है, lowering of vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point. There are 4 colligative properties.
And this whole colligative property depends upon number of solute particles. A solute has this type of behavior. एक solute है जो neither dissociate nor associate होता है. एक solute है या तो dissociate होता है या तो associate होता है. तो इनके केस में क्या होगा, हमने जितने पार्टिकल एक्चुअली theoretically put किए उतने नहीं मिलेंगे, उससे ज्यादा मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे. ज्यादा कब मिलेंगे when there is a dissociation like NaCl. कम क्यों मिलेंगे when there is a association like this one. और all polymers have the tendency to associate. तो इस केस में कम मिलेगा. और दिस इज नॉन इलेक्ट्रोड, जिस केस में जितने पार्टिकल पुट के उतने ही मिलेंगे. तो कैलकुलेशन करते समय थ्योरेटिकली हम कुछ तो अलग पकड़ेंगे और प्रैक्टिकली कुछ अलग केस मिलेगा हमें. और दैट्स व्हाई वेंटुर फैक्टर हैज टू बी अप्लाइड. और दैट्स व्हाई वेंटुर फैक्टर इज व्हाट द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी अदर सब्सटेंस अपन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोड सब्सटेंसेस ऐसा आता है. एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू इस तरीके से वैल्यू आएगा, लिख लगाएंगे. दैट्स व्हाई वेंटुर फैक्टर हैज टू बी कंसीडर्ड फॉर द सब्सटेंसेस when we discuss the colligative properties. Clear with this? And this is applicable to all the colligative properties what we discuss. Clear? That's all. The last topic is remaining. That is the relation between Bantam factor I and degree of dissociation. But we'll discuss in tomorrow's lecture with numericals. So please everyone come up with this formulas learned. Till then, thank you very much. See you tomorrow.